और 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। मतलब दक्षिण में भी चुनाव होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव होगा, बीच हिंदी बेल्ट में भी चुनाव होगा। 23 में नजर होगी मुख्यमंत्रियों पर, 23 में धड़कन बढ़ेगी मुख्यमंत्रियों की। 2022 के खत्म होते होते सबसे ज्यादा रिलैक्स लग रहे थे योगी आदित्यनाथ। आज उनकी एक ऐसी तस्वीर आई है जो 23 में खूब वायरल होगी, बहुत से लोगों की डीपी बनेगी। शिवराज सिंह चौहान का चुनाव 23 में है तो वो शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करने निकले हैं। भूपेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। अशोक गहलोत चुनाव से पहले ही युद्ध काल में आ गए हैं। किस मुख्यमंत्री की धड़कन सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, कहां सत्ता पलट के चांस बहुत ज्यादा है, वो समझते हैं। 2023 में रीजनल लीडर्स हिंदुस्तान के पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में बिग प्लेयर का रोल अदा करेंगे। 24 का कार्ड इनके हाथों में भी होगा। जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी 24 में वो वैसी ही एज लेगी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जहां कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव भी 23 में ही है। 9 राज्यों की 116 लोकसभा सीट में मुंबई की 6 लोकसभा सीट मिला लें तो 122 लोकसभा सीटों पर ये नतीजे सीधा असर डालेंगे। इसलिए 2023 में होने वाले चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र के पॉलिटिकल प्लेयर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। बीएमसी का किला फतह करना है, लिहाजा किलेबंदी शुरू हो गई है। बीएमसी को महाराष्ट्र का मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है और कहा जा रहा है कि जो इस चुनाव को जीतेगा वही 2024 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगा और 2024 में लोकसभा की 48 सीटों पर नतीजों पर भी असर डालेगा। आम्हाला त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही हो, त्यामुळे ते आपलं म्हणजे एक आमच्याकडे नागपूरमध्ये एक म्हण आहे, नखून कटाके शहीद बनना, अशा प्रकारचा विषय। कोण घाबरताय, कोणाला घाबरताय? आम्ही त्यांच्या पूज्य पिताश्रींनाच घाबरलो नाही, त्यांना घाबरायचा काय विषय आहे? त्यांच्या नाकाखालून 50 लोक निघून आले, ते काहीच करू शकले नाहीत। त्यावेळेस सांगत होते मुंबई पेटणार, मुंबईला आग लागणार। आग सोडा, माचीची काळी नाही जळली, कारण लोकांनाही पटलं होतं की यांनी हिंदुत्व सोडलंय, बाळासाहेबांचे विचार सोडले, शिंदे साहेब करतात ते बरोबर आहे, त्यामुळे सगळे लोक आमच्या पाठीशी उभे राहिले। देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान तब दिया जब आदित्य ठाकरे ने कहा था 32 साल के लड़के से सरकार डर गई है। नागपुर में शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, लेकिन सियासी नूराकुश्ती खूब हुई, जुबान से भी और स्ट्रेटजी से भी। महाराष्ट्र में विपक्ष के 47 विधायकों ने असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया था। विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंपी। स्पीकर पर विपक्ष के साथ भेदभाव का इल्जाम लगाया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष का एक प्रतिष्ठा होती है उस पद की, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हो, विधान परिषद के अध्यक्ष चेयरमैन हो, ये संवैधानिक पद है। जब कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी की उस पद पर बैठती है तो अपने राजनीतिक विचार बाजू में रखकर काम करना चाहिए, विपक्ष पद्धति से काम करना चाहिए। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। जब से ये खोखे सरकार बनी है तब से विधानसभा के अध्यक्ष, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वफादार कार्यकर्ता हूँ, उस नाते काम कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले ही जोर आजमाइश शुरू हो गई है, जो अब 2023 में बीएमसी चुनाव से लेकर 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक दिखाई देगी। लेकिन सवाल है कि कौन किस पर भारी है। सबसे पहले महाविकास अघाड़ी की रणनीति क्या है और चुनौती क्या है, इस पर बात करते हैं। एमवीएस सरकार के तख्तापलट के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। सत्ता के लिए कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव, शिवसेना तीनों साथ आए थे, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी तीनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिले? निकाय चुनाव के नतीजों में इसका पता चल जाएगा। तीनों दलों के वोट को एक दूसरे में ट्रांसफर करवाना बड़ा चैलेंज होगा।
2022 के साल में जितनी उथल पुथल नहीं हुई उससे ज्यादा उथल पुथल आने वाले 2023 में होने वाली है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2023 में महाराष्ट्र में शिंदे नाम का कोई गुट नहीं होगा, वो भाजपा के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। महाविकास अघाड़ी के भरोसे उद्धव ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। मोदी शाह से सीधे टक्कर ले ली। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की रणनीति में शिवसेना की बुलंद इमारत ही दरक गई। उद्धव के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें शिवसेना को खड़ा करने के साथ साथ बीएमसी के किले को बचाना है। जैसा नतीजा आएगा वैसा 2024 पर असर जाएगा। उद्धव की चुनौती और रणनीति क्या है? पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना, नए और युवा नेताओं की फौज खड़ा करना, पार्टी को पुराने यश के शिखर तक ले जाना, जहां जहां बगावत हुई वहां पार्टी को खड़ा करना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ होकर चुनाव जीतना, हिंदुत्व की पहचान को बनाए रखना, हिंदुत्व वाली छवि को दोबारा पाना उनके लिए बड़ा चैलेंज है। चुनावी नीति से हमें डरते नहीं। अगर चुनौती होती तो चुनाव कब होता? वो जानते हैं कि चुनाव को सामने जाना बहुत मुश्किल है। लोग समझ गए हैं सच्चा झूठा, सच्चा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। तो हिम्मत नहीं हो रही है चुनाव लेने की, बस गलत सलत इल्जाम लगाए। उद्धव ठाकरे की तरह मुश्किल एकनाथ शिंदे के लिए भी है। एकनाथ शिंदे ने बगावत तो कर ली, लेकिन ठाकरे की विरासत से सीधी लड़ाई में बाजी किसके हाथ में है? सवाल इसका है। टेस्ट बीएमसी के चुनाव में होना है शिंदे के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। विधायकों और सांसदों के आंकड़े तो जुटा लिए, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता को जोड़ना अभी बाकी है। शिवसेना के परंपरागत हिंदू वोट बैंक को ये कन्विंस करना कि अब उनके नेता शिंदे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। शिवसेना के सभी 39 विधायकों और 13 सांसदों को इकट्ठा रखना और वो दोबारा चुनकर आए, इसकी रणनीति पर काम करना, ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बीएमसी समेत सभी स्थानीय निकाय खुद को असली शिवसेना के तौर पर स्थापित करना, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बीजेपी के साथ तालमेल बिठाते हुए सरकार चलाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। उधर बीजेपी का सारा दारोमदार देवेंद्र फडणवीस पर है। सेंट्रल लीडरशिप से लेकर नागपुर तक फडणवीस के एक्शन प्लान पर भरोसा है। बीजेपी भी फडणवीस की कुर्बानी को जाया नहीं होने देना चाहती। फडणवीस को एक बार फिर से खुद को साबित करने का बीएमसी का चुनाव सबसे बड़ा मौका है। दोबारा बीजेपी अपने दम पर सत्ता में वापसी कैसे करे, फडणवीस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी रणनीति बनाना, आगामी बीएमसी समेत सभी महानगर पालिकाओं, जिला परिषद, जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी का परचम लहराना, महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट बैंक को और मजबूत करना, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाना, शिवसेना के कोर हिंदुत्व वोट बैंक को कमल के पाले में लाना, 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जमीन तैयार करना, पार्टी में मौजूद अपने प्रतिद्वंदियों को कंट्रोल करना, ये तमाम चीजें हैं जो फडणवीस के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार जो 24 घंटे वसूली के कामों में लिप्त थी, घर से बाहर न निकलने वाले मुख्यमंत्री, ऐसी उनकी छवि थी। जो सरकार अपने मंत्रियों से नहीं मिलती थी, अपने विधायकों से मिलने के लिए जो मुख्यमंत्री इनकार करते थे, ऐसी सरकार जाने के कारण महाराष्ट्र की जनता में खुशी का माहौल है। और यही कारण है कि बीएमसी का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये नए वर्ष में सारे के सारे चुनाव भारी संख्या से जीतेंगे, इसमें हमारे मन में कोई संदेह नहीं। 2023 में देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव होंगे। अगर बीजेपी और शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीएमसी से सत्ता में हटाने में कामयाब रहे तो फिर 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत आसान होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो शिवसेना का हार्डकोर कैडर तोड़ने के लिए बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। 2023 की पॉलिटिकल पिक्चर की एक स्क्रिप्ट राजस्थान में भी लिखी जा रही है। राहुल गांधी दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी आपस की लड़ाई ही नहीं निपट रही। गहलोत एक किनारे हैं तो पायलट दूसरे किनारे। राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर तो निकले हैं, लेकिन अपने ही इन दोनों किनारों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। 2023 में ये कितना लड़ेंगे और 2024 में ये क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। जयपुर में 2 दिन से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मीटिंग ले रहे थे। कार्यकर्ताओं नेताओं की नब्ज टटोल रहे थे, इंटरनल सर्वे कर रहे थे। रंधावा ने मीटिंग बुलाई थी,
लेकिन इस मीटिंग में भी सिर्फ सियासत हुई और आपस की लड़ाई फिर से खुलेआम हुई। मेरा कभी कोई पाला नहीं मिला। जब ये संकट आया था, राजनीतिक संकट, उस दिन भी मैंने बड़ी स्वाभाविक तौर के ऊपर ये बात करी कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे जो साथी विधायक हैं उनको सबको अच्छी तरह से पता है मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की, मेरे उन दोनों से ही ये संबंध है। नया विवाद और खड़ा हो गया। पहले गहलोत के विधायकों ने सरकार बचाने के लिए इस्तीफे दिए और अब सरकार बनाए रखने के लिए इस्तीफे वापस लेने का ड्रामा शुरू हो गया है। सुबह से ही विधानसभा अध्यक्ष के घर पर विधायकों की लंबी कतार लगी है। सभी विधायक अपना अपना इस्तीफा वापस लेने आए हैं। दरअसल 25 सितंबर को गहलोत के समर्थन में ये सभी विधायकों ने इस्तीफा दिया था। अब 95 दिनों के बाद एक बार फिर से ये विधायक अपना इस्तीफा वापस लेने आए हैं, क्योंकि 23 जनवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होना है। चुनाव साथी पे है, मुख्यमंत्री बदलना है कि कांग्रेस को खत्म थोड़ी करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है और हम लोग सब मिलकर के फिर से राजस्थान में सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री बदला गया तो कांग्रेस राजस्थान से खत्म हो जाएगी? क्यों बदलेंगे? कौन बदल रहा है? एमएलए सारे उनके साथ हैं, विधायक सारे उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री के साथ है। मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया, दूसरों को मैं नहीं कह सकता। 25 सितंबर 2022 को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के इसी घर के बाहर इस्तीफा देने वालों की लाइन लगी थी और 95 दिनों बाद आज तमाम विधायक इस्तीफा वापस लेने के लिए आए। पहले सरकार बचाने की जद्दोजहद हो रही थी, अब सरकार बनाए रखने की जद्दोजहद हो रही है। तमाम विधायक जो अंदर थे वो बाहर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो राजस्थान में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कुल मिला के दबाव की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है और इस राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है इस्तीफे वापस लेने की असली कहानी सुखजिंदर रंधावा का 2 दिवसीय दौरा माना जा रहा है, जिसमें आला कमान का संदेश था कि राजस्थान में चल रही आपसी रस्साकशी को खत्म किया जाए और सब एकजुट हों। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दबाव की पॉलिटिक्स एक बार फिर से हावी है। उधर बीजेपी ने भी इस्तीफा पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, इस्तीफा का दौर प्रभारी नहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ के समक्ष मेरी जो रिट याचिका लंबित है, जो 2 तारीख को लिस्टेड हुई है, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी को और सचिव विधानसभा को नोटिस पूर्व में जारी किए जा चुके हैं, उसमें जवाब देते बनता नहीं। इसलिए त्यागपत्र जो पहले कह रहे थे कि त्यागपत्र है या नहीं, अब ये स्वीकार करते हैं त्यागपत्र भी है और हम एक एक करके इसको वापस भी ले रहे हैं। ये ठीक वैसा ही हुआ जिसको हमारी भाषा में, आम भाषा में कहते हैं, थूको और फिर चाटो। कहानी यह है कि बीजेपी जनता के बीच में ये मैसेज देने की पूरी कोशिश में है कि कांग्रेस के भीतर ही सिर्फ फुटअव्वल है और ऑप्शन सिर्फ बीजेपी है। लेकिन चुनौतियां दोनों तरफ से हैं। पहले बात गहलोत की चुनौती की। गहलोत हर हाल में चाहते हैं सरकार रिपीट हो और अपने बेटे को चुनाव में स्थापित करने की कोशिश में है। 4थी बार मुख्यमंत्री बने और सबसे बड़े विरोधी सचिन पायलट को राजस्थान से बेदखल करें। उधर सचिन पायलट के लिए भी चुनौतियां कई हैं। जैसे नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो जनता के सामने कैसे जाएंगे। खुद की राजनीतिक जमीन को बचाना भी बड़ी चुनौती है। खुद के लोगों के लिए दोबारा टिकट कैसे दिलाना है। राजस्थान में दोबारा से खुद की स्थिति को मजबूत कैसे करना है। मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा होगा, ये भी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की फ्यूचर राजनीति घर के झगड़े के सुलझने तक सीमित है, लेकिन वो सुलझेगा लगता नहीं है। उधर बीजेपी के लिए भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ गुड है। 2023 में बीजेपी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। मसलन राजस्थान बीजेपी में कई चेहरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर किसको सामने लाए। सबसे बड़ी चुनौती वसुंधरा राजे सिंधिया है। वसुंधरा को बनाए रखना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके बाद कैसे दोबारा चुनाव जीतना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उधर वसुंधरा के लिए भी तमाम चुनौतियां हैं। 3री बार मुख्यमंत्री बनना है, खुद के बेटे को भी दोबारा से चुनाव लड़वाना है, राजनीतिक जमीन को मजबूती से बनाए रखना है, पार्टी में दोबारा से खोई हुई साख को वापस लाना है और खुद के नेताओं को टिकट दिलाना है। मध्य प्रदेश में भी 2023 में बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए चुनौतियां भारी हैं। जिसकी जैसी तैयारी होगी 2024 में उसका असर दिखेगा। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरी ताकत के साथ 2023 की लड़ाई लड़ने में जुट गई हैं। बीजेपी की चुनौती और रणनीति को बताने से पहले बात कांग्रेस की करते हैं। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी।
बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है। आप ऐसे करिए, लक्ष्मण सिंह जी से बैठ कर लीजिए, शर्त लगा लीजिए, बड़ी शर्त लगाइए, फायदा हो जाएगा आपका। नया साल, नई सरकार, कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है। भोपाल के चौराहों पर कमलनाथ के पोस्टर लग गए हैं। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मतलब कमलनाथ है और एमपी कांग्रेस में तो केवल एक नाथ हैं, वो हैं कमलनाथ। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस के बड़े नेता लक्ष्मण सिंह के ट्वीट ने पूरी पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। कमलनाथ अपनी सरकार लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह कुछ और कह रहे हैं। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में पता लगा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 96 में से सिर्फ 54 विधायक दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। बाकी सब हार जाएंगे। लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसे हालात क्यों हैं? इस पर हाईकमान ही जवाब दे सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंटरनल आवाज ने बीजेपी को उत्साहित कर दिया है। अब कमलनाथ के दावे पर बीजेपी चुटकी ले रही है। जिन्होंने कांग्रेस के सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जाकर आवाज उठाई, जो देश प्रेमी थे, जिनको लगता था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वादे कुछ किए परंतु वादे पूरे नहीं किए, वो कांग्रेस से अलग हुए थे और उसके बाद मैंडेट तो उनको मिल गया। जो कांग्रेस छोड़कर आए थे वो उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के भाजपा में आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।